टीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 30 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले अपने चैनल टीवीएस स्टडी पे ही टीवीएस टेस्ट पे आप सभी को लगभग 29 सेशन कंप्लीट कराए गए हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से बहुत सारे सेशन ऐसे हैं जो कि बहुत सारे बच्चे ने देखे हैं। अगर आप अभी तक सेशन को कंप्लीट नहीं किए हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट को फॉलो कर ले और आपके एग्जाम में अगर 30 सेशन को कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 15 में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। बशर्ते कि डाटा थोड़ा-सा चेंज होगा। 2 की जगह पे 4 होगा, 4 की जगह पे 2 हो सकता है। सिर्फ़ नंबर का चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम बिल्कुल सेम ही सेम मिलेगा, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, अगर डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हर संडे को आपको टेस्ट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ढेर सारी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और मॉक टेस्ट से यह बेनिफिट होता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका कौन-सा सेक्शन वीक है, किस चैप्टर पे आपको फ़ोकस करने की आवश्यकता है, वे सभी जानकारी आपको मॉक टेस्ट से प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा-सा क्वेश्चन आज का सेशन में लेंदी-लेंदी क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा-सा लैंग्वेज में आपको घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है। आप भाषा को समझ जाएँगे तो क्वेश्चन में सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही करना है, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में दूसरा कुछ करना ही नहीं है। आज के सेशन में एलसीएम भी नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं निकालना है, बशर्ते कि सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए। तो सभी क्वेश्चन जितने भी लाए गए हैं, वह सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं होगा। तो कृपया ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि लैंग्वेज पे थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि जेम्स नाम का एक लड़का है, क्या है? जेम्स नाम का एक लड़का है। जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में अरेंज किया। 4 स्तंभ यानी कि 4 रो में अरेंज किया। 4 रो में 1, 2, 3, 4 4 स्तंभ में अरेंज कर दिया गया है, ठीक है? इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल हैं? 6-6 फूल है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो फूल हो गया। इसी तरीके से 4 पंक्ति में क्या किया गया है? अरेंज कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यह थोड़ा-सा हम लोग आगे भी बताएँगे। तो थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिए। सभी में 6-6 फूल हो गया, 6 फूल थे। यदि जलील ने इन फूलों को जेम्स नाम का जो लड़का है ना, यह तो 4 रो में अरेंज करता है। किस रो में? 4 रो में अरेंज करता है 6-6 फूल। कितना फूल? तो 6-6 फूल अरेंज करता है। जबकि एक जलील नाम का लड़का है, जलील नाम का एक लड़का है जो क्या करता है? जलील नाम का एक लड़का है जो 8 स्तंभ में अरेंज करता है सेम फूल को। तो सबसे पहले यहाँ पे जेम्स के पास टोटल फूलों की संख्या क्या है? तो आप कहेंगे तो कहेंगे सर 6 गुना 4 कर दीजिए क्योंकि 4 रो है और 6 गो 1 रो में कितना है? 6 फूल है यानी कि 6 चौका 24 यानी कि जेम्स के पास टोटल फूल कितना था? तो 24 था। अब आपसे जलील नाम का एक लड़का है जो कि 8 स्तंभ में इसे अरेंज करना चाहता है। 8 रो में अरेंज करना चाहता है तो बताइए, यह एक स्तंभ में कितना-कितना अरेंज होगा? तो आप कहेंगे सर 24/8 कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही 1 रो में होगा। यानी कि 8 रो में कुल 24 फूल को हमें अरेंज करना है। अगर 1 रो में हम 3-3 फूल अरेंज करेंगे, यानी कि इस तरीके का 8 रो बनेगा और 3-3 फूल रहेंगे, तो यह कितना हो जाएगा? टोटल की संख्या 24 हो जाएगी। यानी कि टोटल कितने अरेंज करने होंगे? तो 3-3 फूल व्यवस्थित करना चाहता है, तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे? आपसे क्या पूछा गया है? कितने स्तंभ में फूल होंगे? यानी कि एक स्तंभ में कितने फूल होंगे? तो 3 फूल होंगे। कैसे निकालना है? जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कुछ आपको करना है बताइए? सिर्फ भाग तो करना था और गुणा ही करना था, इसके अलावा तो दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन से कोई भी कोर्सेज़ नहीं लिए हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो निश्चित रूप से 15 में 15 प्राप्त करना चाह ही रहे होंगे और आपको पता ही है कि सीटेट में अगर 90 नंबर पे आपको 60% पास होते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सीटेट आपका वैलिड होगा। अगर आपका 89 नंबर आ रहा है ना, तो आपको फिर से सीटेट देना होगा ऑल ओवर इंडिया में पास करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को मैथ का कंटेंट सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें आप 15 में 15 चाहे तो 15 में 15 भी आ सकता है, बिल्कुल और हमने भी मात्र 1 सप्ताह में प्राप्त भी किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी लेना चाहते हैं, 15 में 15 प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और इसमें आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा, क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा वह सभी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। 1 वीक के अंदर आपको कंटेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कंटेंट समझ में नहीं आती है, तो आप हमें रिफंड के लिए क्लेम डाल सकते हैं, नंबर दिए गए हैं, नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अंडर 1 वीक, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले एनालिसिस करना है कि आखिर क्या किया गया है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। यदि ए और बी अंक है, ए और बी क्या है? अंक है। बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। यह दोनों क्या है? अंक है, यानी कि कोई डिजिट है तथा 623
623 में से हमें घटाना है 400 कुछ घटाना है। एक का स्थान क्या है? 400 कुछ आपको घटाना है और आंसर में हमें लाना है समथिंग क्या? कुछ 08 हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको मान फिक्स करना होगा। क्या करना होगा? मान रखना होगा। तो देखिए आपका बी तो यही है ना? बी की जगह पे आपको मान रखना है और ए की जगह पे मान रखना है। आप यह बताइए कि 3 में से क्या घटाएँगे कि आपको 8 प्राप्त होगा? 3 में से आप क्या घटाएँगे कि 8 प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर 3 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो 0 प्राप्त होगा। 3 में से 2 घटाएँगे तो 1 प्राप्त होगा और 3 में से 1 घटाएँगे यानी कि 2 प्राप्त होगा। अगर ये 3 से कम संख्या घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? यह संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 3 में से हम 0 घटाएँगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम संख्याओं को घटाते जा रहे हैं, यानी कि 3 से कम संख्या हम घटा रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है? मान हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या घटानी होगी, जो 3 से बड़ा हो और घटाने के लिए आपको क्या करना होगा? घटाव का रूल तो आपको पता ही है। चलिए 3 में से 4 घटाएँगे तो क्या प्राप्त होगा? सर आप तो कहेंगे सर 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो हम कहेंगे सर आप बगल वाले अंक से क्या कर लीजिए? हासिल ले लीजिए। तो यह कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा और 13 में से 4 गया यानी कि 9। इसी तरीके से यहाँ पे तो 9 नहीं आ रहा है, आपका आंसर में क्या है? 8 दिया हुआ है। तो फिर 3 में से अगर आप 5 घटाएँगे तो घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो आप हासिल लेंगे 13 बनेगा और 13 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो आपको तो इतना कन्फर्म हो गया कि ए की जगह पे रखना क्या है? ए की जगह पे रखना क्या है? तो 5 रखना है। ए की जगह पे क्या रखना है? तो 5 रखना है। देखिए ए की जगह पे 5 कहाँ-कहाँ है? इसमें 3 ऑप्शन में तो 5 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में 5 नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और नीचे में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? आपको सत्य पहचानना है। तो ए की जगह पे आपको 5 मिल गया, इसी तरीके से आपको बी की जगह पे देखना है। तो देखिए घटाइए, यह 0 हो गया, 4 में से 6 में से 4 गया तो कितना मिलेगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2 मिलेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बी के जगह पे आप 2 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 0 दिया गया है जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी टीचर नहीं बताएगा। कृपया ध्यान से आप सेशन को देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे फिर से आपको समकोण की मान बताना है क्या? समकोण का मान बताना है तो इसके लिए आपको करना क्या है? 5.1/2 लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। 5 दूना 10 यानी कि 2 से गुना कर दीजिए और ऊपर वाला अंश क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यह फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है क्या? पूर्णांक से आपको भिन्न में जाना है, तो यह फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। 5 दूना 10 और 1 11 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह 11/2 समकोण का मान कितना होता है? समकोण यानी कि एक समकोण बराबर क्या होता है? एक राइट एंगल बराबर आप क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री और कल के सेशन में भी हम लोग रिजिव कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ये सभी जानकारी हम आपको कल के सेशन में भी बताए थे। समकोण का मतलब कितना और कितना डिग्री का मान होता है? ये जानकारी मैं आपको कल भी बताया था। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है? समकोण है और समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ पे 5/1/2 समकोणों का मान क्या होगा? आपसे यही ना क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके बाद समकोण है यानी कि आप यहाँ पे राइट एंगल लिख भी सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे 90 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगर आपको इतना करते हैं तो 11/2 और राइट एंगल की जगह पे 90 लिखेंगे। 90 को 2 से घटाएँगे तो कितना मर्तबे कटेगा? 45 मर्तबे और जब 11 गुना 45 करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 गुना 45 करेंगे तो 5, 9 और 4 यानी कि 495 मिलेगा। क्या मिलेगा? 495 ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे बहुत ही फास्ट 45 में 11 से गुना करना था, तो आप बहुत फास्ट गुना कर लिए। तो हम कहेंगे इसमें आपको कुछ दूसरा नहीं करना है। फर्स्ट डिजिट को सेम लिखिए। फर्स्ट डिजिट को क्या लिखिए? सेम लिख दीजिए और इस दोनों डिजिट को नेक्स्ट बार में आप जोड़कर यानी कि 4 और 5 को जोड़कर नीचे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और अगला तो कोई आपको हासिल मिला नहीं, तो लास्ट डिजिट क्या है? 4 है यानी कि 4 लिख दीजिए। कितना मिलेगा? 495। ऐसा क्यों? इस प्रकार हम आपको बताते हैं। 45 में आप अगर 11 से गुना करेंगे तो 45 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे 4 के सामने, फिर से 4 यानी कि अब फिर से 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 और 4 के सामने 4 यानी कि 495। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि 445 को 4 प 50 को नहीं, 45 को अगर आप 11 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 45 गुना 10 कर लीजिए, तो 450 आपके सामने है और प्लस 45 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा? 495 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
इस सेशन में आपको सिर्फ़ क्वेश्चन ही सोल्व करना नहीं, आपको कैलकुलेशन पे भी खास ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि आपको 11 से गुणा करना था, उसके बारे में जानकारी बता दिया गया है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह सभी बताए जा रहे हैं। इससे भी खास करके फ़ोकस किया जाता है, जब आप कोर्सेज़ में जो जॉइन करेंगे, वहाँ पे अधिकतर जानकारी और फुली डिटेल्स के साथ कराए जाते हैं। यहाँ पे आपका सेशन मात्र या आधे घंटे का 45 मिनट का होता है, लेकिन वहाँ पे कोर्स के अंदर लगभग डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का सेशन होता है, तो कृपया आप वहाँ पे ध्यान से जुड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एक समानांतर चतुर्भुज में सममित रेखाएँ हर सेशन में और सीटेट के हर कुछ सेट में ही एक सिमेट्रिकल लाइन से संबंधित क्वेश्चन होते ही होते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल लाइन आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो हम आपको बताएँगे कि एक हॉरिज़ॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है। यानी कि पहला क्षैतिज और दूसरा वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर। यानी कि एक कॉलम के तरीके से खींच सकते हैं और दूसरा रो के तरीके से खींच सकते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे सर डायगोनल, डायगोनल बिल्कुल भी नहीं खींच सकते। यानी कि सममितीय लाइन क्या होगा? यानी कि सममितीय रेखाएँ कितने तरीके से खींच सकते हैं? तो 2 तरीके से, एक क्षैतिज यानी कि रो की तरीके से और दूसरा कॉलम की तरीके से। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको कहता है क्या, किस फिगर में आपको बताना है? तो एक समानांतर चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज में क्या होता है? 4 गो भुजा होता है चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजा होगा, 4 कोण होगा और इसमें कहता है समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि आमने-सामने की भुजा क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर होगी। समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन तो यही है और सभी कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है कि समानांतर चतुर्भुज में सममित रेखाएँ की संख्या कितनी होगी? तो एक बार तो इसको आप हॉरिज़ॉन्टली काटेंगे, क्या काटेंगे? हॉरिज़ॉन्टली काटेंगे, यानी कि रो के तरीके से काट देंगे। दूसरा आप इसको वर्टिकली काटेंगे, यानी कि कितना तरीके से आप इसको काट रहे हैं? तो मात्र 2 तरीके से काट रहे हैं। क्या? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और आप सभी के पास मित्र होगा यानी कि दोस्त होगा। देखिए यहाँ पे 3 दोस्त का नाम दिया गया है। नाम क्या-क्या है? आप अपने से गेस कर लीजिए। 3 मित्र आपका कौन-कौन है? 3 मित्र एक मिठाई के दुकान पर गया, क्या है? 3 गो मित्र है और यह सभी क्या गया है? मिठाई की दुकान पे यानी कि हलवाई के पास गया नाश्ता करने के लिए। जहाँ दुकानदारों ने उन्हें 3 प्लेट में, कितना प्लेट में? 3 गो दोस्त साथ सबको अलग-अलग प्लेट धरा दिया, क्या? अलग-अलग हाथ में प्लेट धरा दिया कहा खाने के लिए। अब खाने के लिए क्या परसा है देखिए, 3 प्लेट में बड़े दिए, यानी कि बड़ी दिया जो कि चॉकलेट क्या बोलते हैं उसको? कचरी टाइप का बचका जो भी आप समझिए, बड़े देते हैं और बड़े की कुल संख्या क्या है? 12 है। बड़े की कुल संख्या कितनी है? 12 है। यानी कि ये तीनों मित्र मिलकर मात्र कितना बड़ा खाता है? यानी कि कितना बड़ी खाता है? तो 12 गो। 3 गो मित्र कितना बड़ी खाता है? तो 12 गो खाता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर एगो लड़का कितना खाएगा? यानी कि एगो दोस्त 4-4 गो बड़ी खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है लैंग्वेज के साथ। जैसे कि इस सेशन की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा-सा कंक्लूजन है, थोड़ा-सा आपको ध्यान से देखना होगा, लॉजिक है, ध्यान से पढ़िए। प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए, तो ये 3 क्रमागत सम संख्या है। 3 क्रमागत क्या है? सम संख्या है। अब यहाँ पे सम यानी कि इवेन नंबर की बात हो रही है। इवेन नंबर आप लोग कहते किसको हैं? तो वह ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए। जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए और 3 क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए और वह तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन ही यही है। एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि वह इवेन नंबर में होगी तो होगी क्या? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? हम तो कहेंगे सर इसका आंसर 6 होगा, हमें तो पता है, लेकिन कैसे 6 आएगा उसके बारे में जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना? तो चलिए आप मान लीजिए सबसे पहली सम संख्या क्या होगी? तो एक्स दूसरी सम संख्या x + 2 तीसरी सम संख्या x + 4 कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। और आगे कहता है कि सभी का योग क्या है? x + 2, x + 4 और x का वैल्यू क्या है? यानी कि तीनों प्लेटों का योग कितना है? 12 है। यानी कि तीनों मित्र मिलकर कितना खाता है? 12 को खाता है। तो देखिए x + 2 इस कोष्ठक से बाहर निकलेगा तो x + 4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 होगा। कोई दिक्कत? 3 गो दोस्त है यानी कि 3x 3 गो दोस्त है यानी कि 3x और यहाँ पे 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बराबर 12 और यहाँ से इधर 3x बराबर तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? 12 - 6 यानी कि 3x बराबर 12 - 6 बराबर 12 x बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 यानी कि 2 कोई दिक्कत? x बराबर क्या हो जाएगा? 2
यानी कि पहली संख्या हमें प्राप्त क्या हुई? पहली संख्या हम तो 1 सी माने थे और पहली संख्या हमें प्राप्त क्या हुई तो 2 प्राप्त हुई। दूसरी संख्या में क्या प्राप्त होगी? तो 4 प्राप्त होगी और तीसरी संख्या हमें 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे अधिकतम संख्या क्या है? 2, 4, 6 में सबसे अधिकतम संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर 2, 4, 6 में सबसे अधिकतम संख्या क्या है? तो 6 ही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते जैसे कि मैं आंसर बता दिया, उसी तरीके से अगर आप सेशन में डेली जॉइन करते हैं, तो आप भी क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 3 कप ए, बी और सी में समान माप के कंकर इस प्रकार रखे जाते हैं। 3 गो कप है, क्या है? 3 गो कप है, कप ए, कप बी और कप सी। इस तीनों में क्या करता है? समान माप के कंकर इस प्रकार से रखे जाते हैं। इसमें क्या रखता है? पत्थर रखता है। समान माप के यानी कि उसका वज़न और आकार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? संख्या भी सेम होगी। ए में क 4 कंकर रखे जाते हैं। ए में कंकरों की संख्या क्या है? ए में कंकरों की संख्या 4 है। यानी कि ए में कितना कंकर रखा जाता है? तो 4 गो कंकर रखा जाता है। बी में 6 कंकर रखे जा सकते हैं। और सी में 12 कंकर रखे जा सकते हैं। सी का क्षमता क्या है? 12 है। सी का क्षमता क्या है? 12 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। सी में 12 कंकर रखे जा सकते हैं। बी में 6 और ए में 4 कंकर रखे जा सकते हैं। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए और उसके अनुसार डायग्राम भी बना लिए। आगे चलिए। किसी गड्ढे को भरने के लिए मान लीजिए यह गड्ढा है, इसको भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाता है। सी का उपयोग कितनी बार? 2 बार किया जाता है। यानी कि 2 बार इस कंकर को इस गड्ढा को भरने के लिए 2 बार प्रयोग किया जाता है। कितना कंकर का आवश्यकता होगा? तो कंकरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, तो टोटल कंकर क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 12 यानी कि 2 बार प्रयोग करता है। एक बार में सी वाले कप में कितना कंकर है? तो 12 और 2 बार प्रयोग करेगा तो कितना कंकर का प्रयोग किया? यानी कि 2 दून 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 यानी कि 24 कंकर का प्रयोग किया एक गड्ढा को भरने के लिए। एक गड्ढा को भरने के लिए कितना का प्रयोग किया? तो 24 कंकर का प्रयोग किया है। मान लीजिए इस गड्ढे को केवल ए और बी से भरना है। और मान लीजिए 24 कंकर तो हमें चाहिए। कंकर कितना चाहिए? 24 चाहिए। कंकर तो आपको 24 चाहिए, लेकिन अब आपको कप ए और बी का ही प्रयोग करना है। कप ए और बी का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे ए में 4 कंकर आते हैं और बी में 6 कंकर आते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। कहता है उपयोग में भरे जाना है। उपयोग से भरा जाना है, यानी कि ए और बी से गड्ढों को भरा जाना है। यदि कप बी का प्रयोग 2 बार, यानी कि कप बी का प्रयोग कितनी बार? 2 बार किया जाता है। 2 बार किया जाता है यानी कि बी का प्रयोग अगर 2 बार कर लेगा, बी का प्रयोग अगर 2 बार कर लेगा, तो बताइए 1 बार प्रयोग करेगा तो कितना कंकर का उपयोग कर लिया? तो 1 बार उपयोग करेगा तो 6 और 2 बार प्रयोग कर लिया, बी का अगर 2 बार यूज़ कर लेगा तो 2 गुना 6 यानी कि 12 कंकर तो फिल कर दिया, ठीक है? 12 कंकड़ तो फिल कर दिया कप बी के अकॉर्डिंग। अब कहता है तो कप ए का उपयोग कितनी बार किया जाना है? तो पहले बताइए 24 को कंकड़ तो चाहिए था। गड्ढा को फिल करने के लिए 24 कंकड़ चाहिए था लेकिन 2 बार हम कप बी का प्रयोग किए तो 12 कंकड़ हमें मिल गया। तो बचा कितना? 12 कंकड़ और एक बार में यानी कि कप ए में कितना कंकड़ मिलता है? तो 4। एक बार में 4 तो यानी कि 3 बार अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 12 कंकर प्राप्त हो जाएगा। तो कप ए का कितनी बार प्रयोग करना होगा? 3 बार। इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की टेस्ट से। थोड़ा-सा क्वेश्चन को पढ़िएगा, लॉजिक के साथ खेलिएगा। इसमें लॉजिक काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं कहता है कि लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक अंक लिखे। क्या? एक कागज़ का शीट है या क्या है? एक पेपर है जिस पर 2 से लेकर 50 तक 2 से लेकर कहाँ तक? 50 तक के अंक लिखे हैं। 50 तक के अंक लिखे हैं इसमें और कैसे लिखे हैं उसके बारे में जानकारी भी आपको दी जा रही है। संख्याएँ लिखी है। उसने 2 पर घेरा लगाया। 2 पर क्या किया? 2 पर घेरा लगाया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तथा 2 के सभी गुंजों को काट दिया। 2 का गुणज क्या होगा? 2 से 50 तक अंक लिखिएगा। यानी कि चलिए लिख लीजिए एक बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से यह कहाँ तक लिखता है? इसी तरीके से यह लिखता है 50 तक, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 41, 42, 43, 44, 45 इस तरीके से कहाँ तक लिखता है? 50 तक लिखता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं।
लिख लेता है और 2 का पहले क्या किया है? घेरा लगाया है और 2 के सभी गुंजों को काट दिया है, यानी कि 4, 6, 8, 10 जितने भी सम संख्याएँ आपको प्राप्त होंगे, वह सभी क्या हो जाएँगे? कैंसल आउट हो जाएँगे। आपका 50 भी कट गया। इसके बाद कहता है, फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया, जिस पर घेरा नहीं लगा था। यानी कि सबसे देखिए 3 से लेकर अब 49 तक में सबसे न्यूनतम संख्या आखिर है तो है कौन-सा? तो आप कहेंगे सर 3 है, सबसे न्यूनतम संख्या 3 होगा। तो अब कहता है 3 पर घेरा लगा दिया, 3 पर क्या लगा दिया? घेरा लगा दिया और तथा सभी यहाँ पे कहता है न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया, फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुंजों को काट दिया, यानी कि 3 का गुणज क्या होगा? 6, 3, 6 अब 9 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, यानी कि 3 से जितना भी संख्याएँ विभाजित होने वाला है, वह सभी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है? काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई, जब तक सभी संख्याएँ पूरी नहीं हो गई। तब 17 पर घेरा लगाया गया, 17 पर घेरा लगाया गया। यानी कि कहता है 3 पर यानी कि अब न्यूनतम संख्या क्या मिलेगा 5 तो 5 का गुणज भी काट दिया। इसी तरीके से 6, 6 तो पहले से ही कट गया। अब 7 मिला न्यूनतम संख्या तो 7 का गुणज। इस तरीके से 8 क्या ठीक है? इस तरीके से क्या कहता है 8 भी। इस तरीके से 9 पहले से ही 3 से डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से यह प्रक्रिया तब तक चलती रह गई जब तक कि संख्याएँ समाप्त नहीं होगी। यानी कि यह पूरी प्रक्रियाएँ समाप्त नहीं होगी। तो कहता है 17 पर घेरा लगाया गया। 17 पर क्या किया गया? घेरा लगाया गया। 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 एक अभाज्य संख्या है। हाँ, बिल्कुल, यह दोनों कथन क्या है? सही है। कथन 1 और 2 सत्य है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 क्या है? इसका सही स्पष्टीकरण है। यानी कि 17 ए पर घेरा लगाया गया, यानी कि 17 के बाद 19 मिलेगा। 17, 19, 23 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो कि 2, 3, 4 की किसी भी संख्या में क्या आता है? उसका मल्टीपल नहीं होता, यानी कि अभाज्य संख्या मिलेगा जिसका मात्र केवल 2 ही फैक्टर होता है। इस तरीके से देखिए 17 तो आपका पर घेरा लगा ही और दूसरा कथन कहता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है? उसका 2 फैक्टर होता है यानी कि पहला 1 और दूसरा वह खुद संख्या। तो देखिए यह दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है? हाँ, है बिल्कुल है। इसमें कहता है कथन 1 सत्य है। कथन 1 सत्य है यानी कि 17 पर घेरा लगाया गया तथा 2 इसका सही स्पष्टीकरण है यानी कि प्रस्तुत करता है कि आखिर 17 क्यों नहीं कटा? तो यही तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उम्मीदता आप सही कर पाएँगे। बहुत सारे बच्चे जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़कर चले आए थे क्योंकि आज पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है, लैंग्वेज के साथ खेला गया है, तो थोड़ा-सा लॉजिक के साथ आप बने रहेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या हम लोग कहते क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी अभी ही हम आपको बताए हैं। ये अभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहेंगे जिसका मात्र 2 फैक्टर होता है यानी कि पहला 1 और दूसरा वह खुद संख्या होती है जिसको हम लोग इटसेल्फ बोलते हैं यानी कि वह खुद संख्या यानी कि खुद वह फैक्टर होगा। का औसत, तो औसत का फ़ॉर्मूला क्या होता है? औसत का फ़ॉर्मूला होता है औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं और एवरेज बराबर हम लिखते हैं सभी संख्याओं का योग क्या? सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की क्या? संख्याओं की संख्या। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि फ़ॉर्मूला क्या है औसत का? तो सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि प्रथम यानी कि अभाज्य संख्या स्टार्ट होती कहाँ से है? तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 5, 7 इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद 11 हो जाएगा। वैसी संख्या है जो किसी की भी संख्या के टेबल में ना आए, यानी कि किसी भी संख्या के किसी भी अंक के पहाड़ा में ना आए। यानी कि 2 फैक्टर होगा वह खुद 1 से कटेगा और दूसरा वह खुद अंक अपने आप से कटेगा। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगा या तो वह खुद अपने आप से कटेगा, ठीक है? इसमें कहता है प्रथम 5 तो देखिए 5 हो गया या नहीं? 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यह कहता है कि एवरेज बताना है, इस सभी का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज का फ़ॉर्मूला क्या हम लोग अभी बताए हैं, सभी संख्याओं का योग यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बट्टा कितना? संख्याओं की संख्या यानी कि 5 कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 बट्टा 5 यानी कि जब इसको घटाएँगे तो 5 का 25 6 25 28 में से जब 25 घट जाएगा तो 3 और 3 पे 0 यानी कि दशमलव लगेंगे 0 बैठेगा और 6 पच्ची 30 यानी कि 5 पॉइंट कितना मिलेगा 6 5.6 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है?
ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है और कौन-कौन सी संख्याएँ अभाज्य होती है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी होती और औसत का फ़ॉर्मूला क्या है, और ये 2 जानकारी आपके पास उपलब्ध होती तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही तरीके से इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। निम्नलिखित अक्षर धन राशि निरूपित करते हैं। निम्नलिखित अक्षर धन राशि निरूपित करते हैं। निरूपित का मतलब क्या है? डिनोट करते हैं। क्या? डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे कि ए का मतलब क्या है? 10 रुपया, बी का मतलब है 20 रुपया, सी का मतलब है 5 रुपया, डी का मतलब है 2 रुपया और ई का मतलब क्या है? 50 पैसा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में तो ये डिनोट किया गया है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 20, सी का मतलब 5, डी का मतलब 2 और ई का मतलब 50 पैसा, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन देखिए एक ऐसा शब्द आया जिसके बारे में हम चर्चा डेली करते थे। संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको संयोजन का मतलब पता है, तब तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँगे ना। आखिर संयोजन का अर्थ होता क्या है? तो संयोजन जब भी हम योगफल की बात होती है, जब भी किसका बात होता है? योगफल का बात होता है, तो हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। एडिशन बोलते हैं, सम बोलते हैं, समराइज़ बोलते हैं, हिंदी में योग बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं और समायोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं, यो संयोजन बोलते हैं। यह सभी क्या है? यह आपका जोड़ करने का ही तरीका है। क्या है? जोड़ करना ही है। इस सभी का मतलब क्या होता है? जोड़ कर। तो कहता है इस सभी को हमें जोड़िए। ए का मतलब 4 बार जोड़ना है। ए का सिक्का कितना है? 4 यानी कि 1 ए का मतलब 10 तो 4 ए का मतलब कितना हो गया? 4 ए का मतलब 40 हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है। लेकिन ₹45.50 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको गलत ऑप्शन चुनना है। क्या चुनना है? इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन चुनना है। आखिर वह ऑप्शन है तो है कौन-सा? तो चलिए जब इसका आप ऑप्शन नंबर 1 का आप डिस्क्राइब करेंगे तो 1 का प्रयोग आपको 4 बार करना है, यानी कि 10 गुना 4 करेंगे तो 40 मिलेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। जोड़ यानी कि संयोजन का मतलब क्या है? सभी को एक जगह मिला दीजिए। बी का प्रयोग आपको करना ही नहीं है, 0 बार। सी का प्रयोग आपको करना ही नहीं है, 0 बार। यानी कि ये दोनों का प्रयोग नहीं करना है तो 0, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। डी का प्रयोग आपको 2 बार करना है, तो 1 डी का मतलब 2 तो 2 डी का मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब ई का प्रयोग आपको 3 बार करना है। ई का प्रयोग कितनी बार करना है? 3 बार, यानी कि 3 बार 50 पैसा का उपयोग करना है। ये सभी को आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 40 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 3 में यहाँ पे मिलेगा क्या? तो ₹1.5 कोई दिक्कत? तो 40 और 4 44 ₹1.5 कितना हो जाएगा? ₹45 50 पैसा, ₹45 50 पैसा। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना के बराबर नहीं है, वह ऑप्शन आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ रहा है? ₹45 50 पैसा तो आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आपको गलत ऑप्शन की पहचान करनी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में तो ₹45 50 पैसा प्राप्त हो जा रहा है, तो यह गलत कैसे हुआ? सही है ना? संयोजन तो सही है। इसी तरीके से ए का प्रयोग अब आपको नहीं करना है, बी का प्रयोग 2 बार करना है। यानी कि बी का प्रयोग 2 एक 1 का प्रयोग 1 बार भी नहीं करना है, यानी कि 0 हो जाएगा। बी का प्रयोग आपको 2 बार करना है, तो 2 गुना 20 कर देंगे। तो 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे 40 लिख दें क्या? हाँ, 40 लिख देते हैं डायरेक्ट। 40 लिख देते हैं प्लस सी का प्रयोग 1 बार करना है, तो सी का मतलब 5 यानी कि 1 गुना 5 करेंगे 5 मिलेगा। डी का प्रयोग आपको 0 बार करना है यानी कि 0 मिलेगा। 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। ई का प्रयोग आपको 1 बार करना है, तो यहाँ पे 50 50 पैसा मिलेगा क्या? 50 पैसा मिलेगा। अब आपको बताना है कि इसका योगफल क्या है? तो 40 5 45 और साढ़े 45 इसका भी क्या है? साढ़े 45 मिल जा रहा है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। क्योंकि संयोजन करने पे तो संयोजन सही है, लेकिन आपको क्या पहचानना है? गलत संयोजन पहचानना है। वो आखिर है तो है कौन-सा? अब देखिए, वो ऑप्शन नंबर 3 में ए का प्रयोग 2 बार करना है, यानी कि ए का प्रयोग आप 2 बार करेंगे, तो 2 गुना 10 यानी कि 20 प्राप्त होगा, क्या? 20 प्राप्त हो जाएगा। बी का प्रयोग 1 बार यानी कि 20 प्राप्त होगा। सी का प्रयोग 1 बार यानी कि 5 प्राप्त होगा। डी का प्रयोग आपको 0 बार करना है, यानी कि 0 प्राप्त होगा और ई का प्रयोग 1 बार करना है, यानी कि 0.5 0.5 यानी कि 50 पैसा मिलेगा। 20, 20, 40, 5, 45 ये भी आपका क्या मिल गया? ₹45 50 पैसा। यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जैसे ही 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि गलत संयोजन कौन-सा है? तो 3 संयोजन सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, यानी कि उसका योगफल सही है। जो समायोजन किया गया है सबको मिलाकर ₹45.50 लाया गया है, वह संयोजन सही है। इसलिए हमें गलत ऑप्शन की पहचान करनी है, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसे चेक भी कर लीजिए। तो देखिए, ए का प्रयोग आपको एक बार करना है, यानी कि ए का प्रयोग एक बार करेंगे तो कितना मिलेगा? ₹10 मिलेगा। बी का प्रयोग आपको 2 बार करना है, तो 20 2 बार प्रयोग करेंगे तो 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या आता है? 40 और 10 50 तो ऐसे ही हो गया, तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है? गलत है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर यानी कि साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज के शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल होगा तो होगा क्या? इसमें कहता है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का क्या है? एक आयत है, यानी कि यह 6 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और 4 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, आयत का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? आप लोग बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है? 6 है और चौड़ाई कितना है? 4 है। यानी कि 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कितने बराबर भागों में बाँटा जा रहा है? 4 बराबर भागों में बाँटा जा रहा है। तो एक छोटे आयत का यानी कि छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कितनी बार बाँटा जा रहा है? तो 4 बार बाँटा जा रहा है। यानी कि 24/4 कर देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ज्योमेट्री से संबंधित यह क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल 100% संभावनाएँ हैं। निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। क्या कहना है? नीचे कंडीशन दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। ये कंडीशन या प्रॉपर्टीज़ किस फिगर में या किस डायग्राम में फॉलो होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, यही आपको बताना है। तो ए में कहा गया है इसकी 4 भुजाएँ हैं। चलिए 4 साइड है, 1 गो साइड, 2 गो साइड, 3 गो साइड, 4 गो साइड, कोई दिक्कत? 4 भुजाएँ हैं। यह एक बंद आकृति है, बंद आकृति भी है। ठीक है? दोनों तो फॉलो हो गया। सम्मुख भुजाएँ समानांतर है। सम्मुख भुजाएँ यानी कि आमने-सामने की भुजा क्या है? समानांतर है। चलिए आमने-सामने की भुजा भी क्या है? समानांतर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। सभी कोण बराबर है, तो चलिए सभी कोण क्या भी है? सभी कोण भी आपका समान है यानी कि बराबर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। सभी कोण भी बराबर है। केवल आयत का होगा। आयत में भी क्या होता है? चारों कोण बराबर होता है और आमने-सामने की भुजा भी बराबर होती है और आमने-सामने की भुजा समानांतर भी होती है। केवल वर्ग वर्ग में भी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है और कोण भी समानांतर होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या जब दोनों में होगा, तो क्या ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल आयत, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है केवल वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है आयत या वर्ग और कहता है ऑप्शन नंबर 4 में केवल पतंग। पतंग में क्या कि पतंग का तो डायग्राम ऐसा होता है। पतंग का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा। ये तो बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आमने-सामने की सम्मुख भुजाएँ क्या है? समानांतर है। तो ऐसा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही होगा, केवल आयत में होता है। जबकि वर्ग का कंडीशन है कि चारों भुजाएँ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आमने-सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है वर्ग में। यानी कि वर्ग में चारों भुजाएँ आपस में बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री होती हैं। लेकिन आयत का एक ऐसा भी कंडीशन है जिसमें आमने-सामने की भुजाएँ भी सम्मुख भुजाएँ क्या होती है? समानांतर होती है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा सेशन को। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कहता है किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों में ए, बी, सी, डी और ई विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। क्या है? निम्न सारणी में दी गई है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई ऊपर दिए गए हैं, नीचे विद्यार्थियों की संख्या 40 सेक्शन ए में है, बी 43 दिया हुआ है, सी में 42, डी में 32 और ई में 36 दिया गया है। ठीक है? सेक्शनों में किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर समान है? अंतर क्या है? समान है। अंतर आपको निकालना है। क्या? सेक्शनों की किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर समान है? यानी कि ए का सी के साथ घटाओ, डी का ई के साथ घटाओ, जो जितना आएगा और जिसमें समान अंतर होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए में तो 40 है,
सी में आपका 42 है, इसका डिफरेंस तो हमें 2 प्राप्त होगा। डी में आपका 32 है और ई में आपका 36 है, तो ये तो समान मिला नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 4 का होगा। यह तो आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 2 की ओर। इसमें कहता है ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, सी और डी का डिफरेंस क्या होगा। तो ए का डिफरेंस ए का दिया हुआ है 40, बी का दिया हुआ है 43, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3 का। सी में है 42 जबकि डी का है 32, तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। यानी कि यह भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है, ऑप्शन नंबर 3 की बात हो रही है, ए माइनस ई और डी माइनस ई का बात हो रहा है। तो देखिए ए में तो 40 दिया हुआ है, ई में आपका ई में कितना दिया हुआ है 36, तो इसको घटाएंगे तो 4 मिलेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। डी में आपको 32 दिया हुआ है और ई में 36 है, इसका भी डिफरेंस क्या है 4, दोनों का डिफरेंस 4 समान समान मिल गया। यानी कि आपको क्वेश्चन में भी वही बताया जाना था कि विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या हो, समान, तो आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हमने फाइंड किया, उसी तरीके से आपको भी फाइंड करना होगा, सभी ऑप्शन को चेक करना होगा। अंतर का मतलब घटा होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और डिफरेंस भी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यह पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप नंबर सीरीज भी बोल सकते हैं, मिसिंग नंबर भी बोल सकते हैं, पैटर्न भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टि की पहचान कीजिए, यानी कि अगला 2 संख्या क्या-क्या आएगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यह फाइंड कर लीजिए कि अल्फ़ाबेट आएगा या नंबर आएगा। तो यहाँ पे पहली बार 3 के बाद दिया है, 3 अंक के बाद अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, दूसरी बार भी 3 अंक के बाद दिया हुआ है। तो तीसरी बार भी 3 अंक के बाद ही अल्फ़ाबेट आएगा, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में पहले अंक दे दिया गया, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया, 5, 6, 7, 8 छोड़ दिया, 9, 10, यहाँ पे 11 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। यहाँ पे आपको क्या करना था? सबसे पहले यहाँ पे तो नंबर ही मिलेगा, 3 अंक के बाद नंबर डिजिट आ रहा है। यहाँ पे तो 3 अंक तक आपका क्या आएगा? नंबर आएगा, उसके बाद लेटर आएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में ही आपका क्या दिया हुआ है? पहले वाले ऑप्शन में ही आपका अंक दिया हुआ है, बाकी सभी में अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और सही कौन-सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप आगे भी चेक करना है तो चेक कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 11 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 9, 10, 11 होगा, 12 पे यहाँ पे गैप होगा, 12 पे क्या होगा? गैप होगा और इसके बाद 13, 14, 15 आगे चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के सेशन की अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहता है शिक्षक एक तुला के यानी कि एक तराजू पे 2 पलड़ों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएँ देती है। निम्नलिखित वस्तुएँ में क्या-क्या देती है? ताकि पहली वस्तुएँ पहले पलड़े में रहे तथा दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रहे। तो आपको पहचानना क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पहला पलड़ा नीचे रहता है। पलड़ा पहला क्या हो? पहला पलड़ा यानी कि तराजू क्या हो? पहला जिस पे आप बाट रख रहे हैं, वह आपका नीचे होना चाहिए, यानी कि जो नीचे होगा। मान लीजिए यह तराजू है और इसके 2 खंड हैं। अगर यह नीचे है, ठीक है? तराजू तो ऐसे होता ही नहीं है, तराजू आपका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? और यह नीचे है, पहला बाट है और यह आपका दूसरा बाट है और थोड़ा-सा ऊपर है। क्या है? दूसरा बाट ऊपर है, यानी कि पहला जो बाट है, वह क्या है? आपका भारी होगा तब तो नीचे होगा ना, ठीक है? नीचे होगा। तो कहता है पहले बाट में आपको क्या रखना है? एक नोटबुक, तो इसमें एगो कॉपी रख दीजिए। क्या रख दीजिए? एक कॉपी रख दीजिए और दूसरे बाट में आपको क्या रखना है? सभी पुस्तकें के साथ स्कूल बैग भी। इसमें स्कूल बैग में रख दूसरे बाट में बैग रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप आपका बी नंबर तो भारी हो जाएगा, यानी कि दूसरा बाट भारी हो जाएगा। लेकिन आपको पहला पलड़ा भारी करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। कहता है ऑप्शन नंबर 2 में कि आपको पहले पलड़ा में आपको क्या रखना है? नोटबुक रखना है। तो इसमें आप एक कॉपी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कॉपी रख देते हैं और दूसरे बाट में आप क्या रखते हैं? एक चॉक रख देते हैं। एक चॉक रख देते हैं, यानी कि चॉक का मतलब क्या है? चॉक का मतलब है कि खल्ली रख देते हैं। तो आप बताइए कि एक खल्ली भारी होगा या एक कॉपी भारी होगा? तो आप कहेंगे सर एक कॉपी भारी होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पलड़ा भारी होगा फर्स्ट वाला बाट का। क्योंकि ऐसा क्योंकि फर्स्ट बाट में क्या रखा गया है? एक कॉपी रखा गया है और दूसरे बाट में एक चॉक रखा गया है। तो चॉक तो हल्का होता है कॉपी की अपेक्षा, तो क्या होगा?
आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा-सा लॉजिक का भी प्रयोग करना है, आपके माइंड का भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ आपकी सेशन समाप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन बताना चाहता हूँ, यानी कि जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 15 में 15 कंटेंट सेक्शन में प्राप्त करना, तो उसके लिए आज ही डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बताए गए कोर्सेज़ में आपको एनरोल कर लेना चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है। अगर इसमें आप एनरोल कर लेते हैं, तो 15 में 15 निश्चित रूप से आप कंटेंट सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप सभी सेशन को देख कर जाते हैं तो। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं भी करना चाहते, उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो उपलब्ध भी हैं। डीवीएस टीच एप्लीकेशन डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे सभी वीडियो को एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यूट्यूब पे उपलब्ध कराए गए में ना आपको टेस्ट मिल रहा है और ना आपको अरेंज किया हुआ चैप्टर वाइज़ कंटेंट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज़ कंटेंट एक्सेस करना, साथ में मॉक टेस्ट एक्सेस करना और सभी क्लासेस एक जगह अरेंज वाइज़ करके मिल जाए, तो आपको उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साथ में इस कोर्स में एनरोल कर लेना होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल फिर से रात्रि में 8 बजे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।